रक्स को अज़ा की शायरी कहते हैं तो अज़ा की शायरी के बहुत बड़े शायर पप्पू सम्राट। तुम मेरे घर वाले सारे बड़े हंसे कि तुम डांस सीखोगे, तुम्हारा क्या ताल्लुक है डांस से? तुम जूडो कराटे सीखो, तुमको लकड़ियां तोड़ो, कोई किसी का सर फाड़ के आओ। अज़ा की शायरी जो है वो अज़ा की नुमाइश बन गई। मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि यार मैं ये गंदा गाना नहीं करूंगा, मैं अच्छा वाला गाना करूँ। जब 50 लोग एक ही काम कर रहे हैं तो मैं उनका हिस्सा रहा हूँ। आपसे डांस कौन सीखेगा? क्या आम फैमिली सीखेगी? आप इंटरटेन लोगों को कर ही नहीं रहे। इतनी फिल्में लगी, मुझे नहीं पता कि कौन सी फिल्म लगी है, और लगी भी और उतर भी गई है। दुल्हन वालों की टीम है और ये दूल्हे वाले की टीम है। शादियों में जो बच्चियां बच्चे डांस करते हैं, लड़कियां लड़के फैमिलियां बहुत बहुत अच्छा डांस करते हैं वो तो भाई। वेख वे दिन चढ़िया के नहीं, बिंदी दा लिशकारा, मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा, पहले दिन हिट हो गए सारे। मैं पोता बना हुआ था, मैं दादा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं सिखाते ये। मैं भी रोटी खा लेता हूँ, घर साफ कर लेता हूँ। मैंने कहा मेरा चूड़े का रोल है मेरा तो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफी विद RNN। हमेशा की तरह हम आपके लिए इस शो में बड़े ही खूबसूरत मेहमान, बहुत ही खूबसूरत शख्सियात को मदऊ करते हैं, जिसमें फ़नून लतीफ़ा है, पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स है। आज भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बल्कि फ़नून लतीफ़ा की एक बहुत ही खूबसूरत सिन्फ जिसे रक्स कहते हैं, अज़ा की शायरी कहते हैं, ये जो शख्सियत हैं, ये बरसगीर पाको हिंद का बहुत बड़ा घराना है। रक्स के हवाले से, कोरियोग्राफी के हवाले से, बॉलीवुड की बात करें, लॉलीवुड की बात करें, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हॉलीवुड की भी बात करें तो कुछ ऐसी कंट्रीब्यूशन हमने देखी इस घराने की तमाम जो है वो इंडस्ट्रीज में। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम। अगर हम रक्स को अज़ा की शायरी कहते हैं तो अज़ा की शायरी के बहुत बड़े शायर तशरीफ ला रहे हैं। यकीनन आप पहचान गए होंगे, वन एंड ओनली बाबू साहब। बड़ी खुशी हुई और बड़ी देर लगी आने में तुमको, लेकिन फिर भी आए तो मोहब्बत आपकी, आपका शुक्रिया। मेरा खुद का दिल कर रहा था कि मैं नईम भाई के शो पे जाऊं, और आप मेरे डार्लिंग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मोहसिन हैं। आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। अच्छा जी, वो कैरियर की बातें तो होंगी बाद में। पहले आप ये बताइए कि बचपन जो है वो कहाँ गुजरा, पैदाइश आपकी कहाँ हुई, किस शहर में, और घर का माहौल क्या था जब होश आया थोड़ा, कितने फैमिली मेंबर्स थे, ज़रा वहाँ से आगाज़ करें। ये पहली दफ़ा मेरा कोई इंटरव्यू ऐसा हो रहा है जब जिसमें मैं अपने स्टार्ट से बात कर रहा हूँ, वरना शोबिज़ के हवाले से ही बात होती है। मेरा बचपन चिश्तिया में गुजरा। अच्छा। मेरा गांव है चिश्तिया, वहाँ पे मैं पैदा हुआ, और लैंडलॉर्ड फैमिली का बच्चा। तो मेरे फादर, मेरी दादियाँ 3, अच्छा। मेरे दादा की 3 शादियाँ थी, और मेरी अम्मी, मेरे बड़े भाई और मेरी छोटी बहन, हम 3 बच्चे थे। और तीनों दादियाँ आपने देखी हुई हैं? तीनों अच्छा। तीनों एक ही घर में रहती थी। ये ज़रा बताएं, ये बताएं। अब तो लोग फंस जाते हैं, अब तो जो है ना 10 किलोमीटर के फासले पे भी दूसरी दादी हो ना तो झगड़ा ही रहता है। एक घर में रहती हैं, और किस तरह दादाजी मैनेज करते थे? अब दादा को मैंने नहीं देखा, अच्छा। लेकिन मैंने जो सुना सम्राट साहब के बारे में, आशिक हुसैन सम्राट साहब के बारे में। उन्होंने जब सम्राट का टाइटल ले लिया हिंदुस्तान से, किंग ऑफ द डांस का टाइटल जीत लिया, औलाद नहीं हुई। मेरी दादी ने, जो मेरी बड़ी दादी थी, उन्होंने फिर मेरे दादा की खुद शादी करवाई। उन्होंने कहा आपका इतना नाम हो गया है, आपकी औलाद होनी चाहिए, आपकी लेगेसी को आगे चलना चाहिए। तो उन्होंने अपने ख़ानदान से ही मेरी दूसरी दादी को ढूंढा और मेरे दादा के साथ शादी करवाई। यार कितनी अच्छी औरत थी, कमाल दादी हुई। फिर क्या हुआ? इस बात पे दादी को सलाम और खराज अकीदत। हाँ, तो एक कितने रह गई हैं दादियाँ? वो मुक गई हैं। अच्छा। तो उसके बाद उनमें से भी कोई बच्चा ना हुआ। अच्छा, दूसरी दादी में भी कोई नहीं बचा? कोई बच्चा ना अच्छा, हुआ। ठीक है। फिर मेरी दादी ने, दूसरी दादी ने तीसरी दादी से शादी करवाई, कमाल है। और जब उनमें से भी बच्चा नहीं हुआ, ऐसी मुजाहिद दादियाँ हुई। उनमें से बच्चा ना हुआ, और फिर जो रब का निज़ाम है उसकी क्या बात है। जिस औरत ने कुर्बानी दी थी, एक बेटा उसी में से हुआ पहला। अच्छा। मेरे अब्बू एक ही थे, जो बड़ी दादी थी? बड़ी दादी में से एक ही बेटा हुआ। अच्छा। और उन तीनों माओं ने उस
एक बेटे को ऐसे पाला जैसे कि उन तीनों का नहीं, उस जो मेरी बड़ी दादी का नहीं है, छोटी वाली दादियों का बेटा है। वाह वाह, उन्होंने क्या फिर बात है। ऐसे उस मेरे अब्बू को पाला। क्या कहने। और जो छोटी दादियाँ जो थीं, वो मेरी दादी से ऐसे डरती थी जैसे छोटी बहनें डरती हैं। उसमें उन्होंने क्या हिम्मत होगी उन औरतों में कि मेरे मियाँ के घर औलाद नहीं है और बड़ा नाम वाला आदमी हो गया है, पूरी दुनिया में नाम हो गया इधर है, पाकिस्तान बन रहा है और इधर सम्राट खानदान बन रहा इधर है। सम्राट खानदान बन रहा है। अच्छा, तो आफ्टर माइग्रेशन दादा पाकिस्तान शिफ्ट हुए, तब किस सिटी में था उनका बॉम्बे में। बसेरा? मुंबई में। बॉम्बे में अच्छा, अब आपका जो खानदान है वो मुंबई से आया है? नहीं, हमारा खानदान राजस्थान से है। अच्छा, बेसिकली हम राजस्थान। राजस्थान से हैं, अच्छा, सुबह राजस्थान वो से। बड़ी स्वीट बोली भी आप हाँ, राजस्थानी जुबान जो हमारी। राजस्थानी आप बोलते हैं कभी कभी बिल्कुल बिल्कुल, आपस में ना, हमारे घर में वही जुबान चलती बल्कि है अभी आपस में जो आप क्यों दे रहे होते हैं ना, भी। वही होता तो है। मैंने जो है ना वो नोट किया बाज का। तो उसमें राजस्थान में हमारा जो सूबा बहुत बड़ा है, उसको जसाना वहाँ का एक गांव है, अच्छा, जहाँ से हम हैं, हमारा शुरुआत हुई। हमारे दादा वहाँ रहते थे और फिर जब सम्राट का टाइटल से पहले वो बॉम्बे शिफ्ट हुए दादा, क्योंकि उन्होंने, मेरे दादा जो थे वो 40 फिल्मों के हीरो भी थे। अच्छा, 40 फिल्में एज हीरो की उन्होंने। कमाल है। ये आप बात कर रहे हैं उधर 30 बॉलीवुड की? बॉलीवुड की, हिंदुस्तान में अच्छा, हिंदुस्तान की 40 फिल्में की? 40 फिल्में कमाल है। एज हीरो। तो फिर उसके बाद बेसिकली उनका जो जो ख़ास काम था वो तो डांस था। तो उन्होंने जब पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आने के बाद इन्होंने फिर एज कोरियोग्राफर फिल्में शुरू की। वाह। लेकिन उसके बाद एज कोरियोग्राफर के बाद मेरे दादा ने एज एन एक्टर भी फिल्म की, इंतज़ार, बेखबर, एज एन एक्टर फिल्म की। इंतज़ार में मैडम नूरजहाँ, संतोष कुमार साहब, दादा और एक और आर्टिस्ट थी, मुझे उनका नाम याद नहीं है। तो उसमें विलन थे। फिर एक बेखबर फिल्म की। फिर एज कोरियोग्राफर बहुत सारी फिल्में की। उसमें उनके शागिर्दों में से मैडम नूरजहाँ उनकी शागिर्द, ये जो मैडम नूरजहाँ का चेहरा नाचते हुए देखते हैं आप, हाँ, ये आशिक हुसैन सम्राट साहब हैं। वाह वाह वाह, वो एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन जो है वो उनकी शागिर्दी की वजह से उनके अंदर वो आया क्या सारा। बात है, क्या बात। आर्टिस्ट तो वो थी, वाह, लेकिन उस्ताद की शक्ल इख्तियार कर गई कि उस्ताद ने क्या चेहरा कैसे करना है, वाह, किस लफ्ज़ को कैसे निरेट करना है। तो उनकी शागिर्दी की उन्होंने। फिर सबिया बेगम शागिर्द हुई दादा की। फिर अपना मैडम शमीम आरा हुई। फिर बहार बेगम हुई। ये उस एरा की जो अदाकारें थी, वो रह कौन गया? बड़े बड़े लोग थे वो सारे। इतने बड़े बड़े लोग हो गए थे। आप तो ये बताएं कि एक दो जो नहीं हो सकी, फॉर एग्जाम्पल ना, इतने बड़े बड़े नाम उन्होंने किए। वो उस दौर के लोग थे, खूबसूरत लोग और अच्छा काम करने वाले लोग, सीखने वाले लोग थे। सीखने की सलाहियत बहुत थी उन लोगों में। उनके बाद फिर उनके छोटे भाई मास्टर सदीक सम्राट साहब, हम्म, उन्होंने बहुत सारी फिल्में की एज कोरियोग्राफर। मास्टर सदीक साहब ने बहुत सारी फिल्में की एज कोरियोग्राफर, जिसमें अंजुमन, उमराव जान, तहजीब, इस टाइप की बड़ी बड़ी फिल्में उनके हिस्से में आईं, मास्टर सदीक साहब के हिस्से में। तो मैं मास्टर सदीक साहब का शागिर्द हूँ। नहीं, अभी तो आप पैदा ही नहीं हुए आओ, हाँ। जो आप बता रहे हैं। अभी आपने नाजरीन, अभी ये पैदा नहीं हुए, ये इनकी पैदाइश से पहले की बातें हम कर रहे हैं। अभी अच्छा। आपने पैदा होना है पहले। अभी तो बहुत देर हाँ लगेगी। भाई, अभी पैदा होना है। अच्छा, हाँ। अच्छा, आप बताएं। तो उसके बाद मेरे अब्बू उनके शागिर्द हुए मास्टर सदीक साहब के। अच्छा, उन्होंने उनकी शागिर्दी की और फिर बड़ा नाम पाया अब्बू ने, बड़े कोरियोग्राफर बन गए। लेकिन सिलसिला दादा से शुरू हुआ या उससे पीछे भी कुछ? सम्राट साहब से नहीं, सम्राट साहब से ही हुआ, आशिक हुसैन सम्राट साहब से। आशिक साहब से शुरू हुआ सिलसिला? आशिक साहब से ही शुरू हुआ। अच्छा, और उन्हीं की वजह से पूरे खानदान को सम्राट कहलाने का हक है, राइट, जो उनका कुनबा है। ठीक है। जैसे मेरे फादर, मेरे भाई खानू सम्राट साहब, मेरे छोटे भाई आसिफ सम्राट साहब और मेरे हक में, और मेरे भतीजे ये कहला सकते हैं सम्राट। लेकिन आपके शागिर्द वगैरह को तो ये हक होता ही है No. आपकी इजाजत से कि नहीं। वो नहीं है? मेरे मैं आपके बाप का नाम अपने साथ कैसे रख सकता हूँ? मेरे दादा का है टाइटल, तो मैं अपने दादा के टाइटल को इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे दादा का टाइटल कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि शागिर्दों में नहीं जाता ये। समझ वो गया। ये कह सकते हैं कि मैं पप्पू सम्राट का शागिर्द हूँ, ये नहीं कह सकता कि जी मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, एग्रीड एग्रीड। हाँ। कि जो आपका शागिर्द है वो आपका नाम जो है अपने नाम के साथ लगा सकता है, ना कि सम्राट का आपके घर के जो टाइटल है, बड़े हैं, जो टाइटल है उसको यूज नहीं कर टाइटल तो किंग ऑफ द डांस का है। अच्छा, किंग ऑफ द डांस का टाइटल लेने के लिए उन्होंने क्या किया होगा उस दौर के अंदर? आशिक हुसैन सम्राट साहब ने जब किंग ऑफ द डांस का टाइटल लिया, सम्राट का टाइटल, तो उस दौर में बिरजू महाराज जी के वालिद हम्म,
वृंदादेव जी महाराज बहुत बड़े लोग थे वो, बड़ा नाम था उनका, बड़े ही महान लोग थे वो। उनके होते हुए, शमू महाराज के होते हुए, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, गोपी कृष्ण जी, छोटे थे उस वक्त गोपी कृष्ण जी शायद, उनके होते हुए सम्राट का टाइटल लेना, और ये तो मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूँ जिनके लोगों को भी पता है। उसके अलावा बहुत दुनिया थी, अच्छा। बहुत नाच को जानते थे, गिनतकारी को जानते थे, संगीत को जानने वाले लोग थे वहाँ पे हिंदुस्तान में। आप समझ सकते हैं कि कौन कौन लोग बैठा होगा उस वक्त। उसमें सम्राट का टाइटल जीतना, ये बड़ा कोई मार्का मारा उन्होंने, तो उस नाम को कोई आम आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा, अब जो है ना, ये इतना बड़ा एक घर है बरसगीर पाको हिंद का, सम्राट खानदान, और उधर बॉलीवुड की फिल्में जो हैं उधर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उधर भी नाम बज रहा है। इधर पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है, उधर जो इतने इतने बड़े नाम हैं, मलकत रनम नूर जहाँ हैं, शमीम आरा हैं, बहार बेगम हैं, सबिया खानम हैं, और ये अब एक दौर चल रहा है। अब आप पैदा हो जाए। मैं जब पैदा हुआ तो मेरा कोई मूड फिल्म के साथ या डांस के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा। फैमिली में तो मैं जानता हूँ कि मेरे अब्बा भी यही काम करते हैं, मेरे दादा भी यही काम करते हैं, मेरे चाचा भी सारे यही काम करते खानू हैं। साहब कर रहे थे खानू साहब तो थोड़ा बहुत? अभी नहीं, खानू भाई अ, छोटे थे उस वक्त बहुत। नहीं, आप बड़े हैं, खानू 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 बड़े भाई, थे? खानू साहब बड़े खानू साहब बड़े थे ना? जी। अच्छा। खानू साहब छोटे थे, वो था उनका उनका था ना? उनका था। वो राजू सम्राट साहब से सीखते थे, अजीज ओके। सम्राट साहब से सीखा, अब्बू से सीखा, मास्टर बाबा बारबक खान साहब से सीखा, और जितने उस्ताद थे, उमर दराज साहब से सीखा, उमर याद साहब से सीखा। ये सारे उस्तादों के वो शागिर्द थे। तो मैं एक आवारा आदमी, मैं फुल टाइम आवारा आदमी एज यूजुअल। वह मेरा कोई ध्यान नहीं था भाई। दोस्तों के साथ चले गए, क्रिकेट खेल ली, हॉकी खेलने चले गए, फुटबॉल खेलने चले गए, कुश्ती करने चले गए, मतलब एक डिफरेंट वर्ल्ड। तो लेकिन लेगेसी इल्तिहान नहीं है कि यार इधर नहीं मैं। नहीं नहीं, वो अ, लेगेसी का मुझे पता ही नहीं था। मैं तो देखता था कि एंजॉय करता था हाँ। कि ज़मीनें हैं, नौकर चाकर हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बस इंजॉय एक लाइफ को एक बना लिया था कि ये सबसे अच्छी जगह ये है। फिर एक दफ़ा हमारे फूफा लियाकत साहब, लियाकत चौधरी साहब कोरियोग्राफर थे, अल्लाह उनको जन्नतों में जगह दे, वो चिश्तियाँ आए। अब्बू अक्सर लाहौर छोड़ के ना चिश्तियाँ चले जाया करते थे ऐसे ही। फिर 10 भैंसें मंगवा लेनी है और लाचा कुर्ता पहन लेना, अब्बू ने वही गेटअप कर लेना जो गाँव का गेटअप है, हालांकि वो थे नहीं वो। तो बस वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देनी। वो आए और उन्होंने कहा कि अकबर सम्राट फैमिली का तो नामो निशान ख़त्म हो गया है, मेरे अब्बू को कहा। और मैं उस वक्त बैठा हुआ था, मैं अपने अब्बू का फेस देख रहा था। मेरे अब्बू का ना फेस एकदम ऐसे डाउन हुआ। डाउन हुआ। अब्बू, मुझे अंदर आग लग गई मेरे अब्बू के फेस को देख के ना, कि मेरे अब्बू का फेस एकदम डाउन हुआ, ये क्या कह दिया इन्होंने। तो उन्होंने कहा कि सम्राट फैमिली का तो नाम ख़त्म हो गया है, अब तो दूसरे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बता दें कि अब ये जो दौर है, इसमें पाकिस्तान में खास तौर पे और बरसगीर पाको हिंद में कौन कौन से नाम थे पैरेलल? हमीद चौधरी साहब अच्छा। नंबर 1, नायाब आदमी, ऐसे कोरियोग्राफर कम पैदा होंगे। अशरफ शाही साहब बेहतरीन कोरियोग्राफर। फिर क्या बात है! अशरफ शिराज़ी साहब, उनको बेहतरीन, मैं देखा हुआ है। क्या बात है। वाह वाह वाह। फिर लियाकत साहब, हाँ। फिर बाबूलाल साहब, उस दौर के अंदर जो कोरियोग्राफर थे। लेकिन जो मेन जो बंदा था उसका नाम था हमीद चौधरी साहब। उनसे बेहतर कोई भी नहीं था, यानी इतना अरूज शायद कभी कोई देखेगा, शायद। तो चौधरी भी ने तो कोरियोग्राफर भी ने। मैं कहता हूँ ऐसे कोरियोग्राफर के पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक तरफ और हमीद चौधरी साहब एक तरफ। जब हमीद चौधरी साहब की डेट मिलनी है तो गाना होना है, वाह। अदरवाइज गाना नहीं हो सकता। सेट्स, एक एक महीना किसी बंदे के लिए सेट, मेरे लिए भी नहीं रुका। मैंने बहुत नाम पैदा किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक महीना क्या, एक दिन भी किसी ने सेट नहीं रोका। उस शख्स के लिए एक एक महीना सेट को ताले लग जाते थे कि अमीर चौधरी साहब आएंगे तब शूट होगी। ये क्रेडिट किसी के पास नहीं है, ये उन्हीं के पास था। तो मेरे दादा मास्टर सदीक साहब भी उस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि मास्टर सदीक साहब एक नफीस तबीयत के लोग थे, ऊंची आवाज़ सुनना भी पसंद नहीं थी उनको, बड़े खुश लिबास आदमी। और उनके जो टन्योर के जो लोग थे,
जो डायरेक्टर्स थे जैसे हसन तारिक साहब, उनके उस दौर के लोग, वो उनके साथ ज़्यादा उनकी थी कि कम बोलना और बड़ी-बड़ी फ़िल्में, बड़े-बड़े आर्टिस्ट। उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने कहा ना कि सम्राट फैमिली का तो नामो-निशान मुक गया। मैंने कहा, "अब्बू मैंने लाहौर जाना है।" "तुम क्या करोगे उधर जाके?" मैंने कहा, "मैं डांस सीखूँगा।" तो मेरे घर वाले सारे बड़े हँसे कि, "तुम डांस सीखोगे? तुम्हारा क्या ताल्लुक है डांस से? तुम जूडो कराटे सीखो, तुम वो लकड़ियाँ तोड़ो, कोई किसी का सर फाड़ के आओ, कोई लड़ाई करके आओ, तुम्हारा तो इतना ही काम है, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। खाओ, पियो, एन्जॉय करो।" मैंने कहा, "नहीं जी, मैंने लाहौर जाना है, दादा के पास जाऊँगा।" तो मेरे अब्बू ने कहा कि, "वो बड़ा सख्त आदमी है, उनसे काम सीखना कोई आसान काम नहीं है।" मैंने कहा, "जी, जो मर्ज़ी मैं जाऊँगा।" तो मैंने अपना सामान उठाया, सारे कपड़े जो लाचे कुर्ते और धोतियाँ और खुसे जो थे, मैंने कहा, "फेंक दो इनको सबको। मेरी पुरानी वाली पैंटें निकालो।" वो जो कोई पूरी आई, जो जैसे भी, लाहौर पहुँच गया मैं। अच्छा। जब लाहौर पहुँचा, तो बाद में पता लगा वाक़ई अब्बू ठीक कह रहे थे, दादा उतने ही सख्त आदमी थे, मास्टर सिद्दीक साहब। तो उन्होंने देखा मुझे, "हाँ भाई, किधर आए हो?" ये लहज़ा उनका। मैंने कहा, "दादा वो मैं आपके पास आया हूँ।" "गेट आउट, चलो, चलो गाँव जाओ, जाके भैंसें चराओ।" वही दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बच्चा सा था, मेरी 14 साल उम्र। तो मैंने किधर जाना है? मेरा तो दादा के अलावा वाक़फ़ ही कोई नहीं है। रिश्तेदार थे बहुत सारे, लेकिन जो मेरे अंदर जो जिनकी बहुत जगह थी, वो मेरे दादा थे। चले गए वो। रात के 9 बजे मैं आया, मैं बाहर उनके गार्डन में ही सो गया। मैं नहीं गया कहीं। सुबह दादा पौधों को पानी दे रहे हैं और दादी मेरी पीछे खड़ी है। उनकी औलाद नहीं थी, मास्टर सिद्दीक सम्राट साहब की औलाद नहीं थी। "चाचा तुम्हें घर करे।" बड़े बहुत बड़े आदमी थे। "वो गया नहीं तू?" मैंने कहा, "जी, मैं कैसे जाऊँ? मैं तो डांस सीखने आया हूँ।" तो दादी ने पीछे देखा, दादी ने कहा, "कब आए हो तुम?" मैंने कहा, "मैं तो रात का आया हूँ।" दादी ने दादा को, "एक बच्चा है छोटा, उसको आपने बाहर सुला दिया है।" शुक्र है, मैंने कहा, "एक वोट तो है अंदर।" वोट है। वोट आ गया मेरा। दादी अंदर लेके चली गई मुझे। लो जी, कपड़े-शपड़े रख दिए मेरे, खाना-शाना खिलाया। तो दादा कहने लगे कि, "भई, क्या करने आए हो?" मैंने कहा, "डांस सीखने।" कहते, "अपने बाप की तरह सीखोगे?" "हाँ, हाँ, जैसे अब्बू को आपने सिखाया, वैसे ही मुझे भी सिखा दें।" मैं बच्चा था, मुझे पता नहीं था कि किस लेवल का बंदा है। हाँ। ये क्यों ऐसी बातें करता है? कहने लगे कि, "हाँ, तुम ऐसा करो कि सारा घर साफ तुमने करना है।" और मैं नवाबों का बच्चा, मैंने उठ के पानी नहीं पिया कभी। तो घर साफ मैंने करना है? नौकर-शौकरी किस कहते नहीं, इनकी छुट्टी है, अब तुम आ गए हो। मैंने कहा, "अच्छा जी, ये क्या हुआ?" मैंने कहा, "ये सारा घर तुमने साफ करना है। ये फर्श भी तुमने साफ करना है और ये गटर भी तुमने साफ करना है। टैप कहानी आती है?" मैं कहा, "नहीं जी, सीख लो।" "अच्छा जी।" तो जी, मैं समझा शायद डायलॉग हैं, ऐसे ही कह रहे हैं दादा के, कोई बात नहीं। मैं कहा शायद, लेकिन भाई वो तो सच्चे थे। सुबह हुई है तो उन्होंने मुझे उठा लिया और मैं पेंडू बच्चा, दूध पी के सोने वाला, मुझे मुझे कोई उठाता ही नहीं था उस वक़्त। उन्होंने कहा, "उठो।" ताहज्जुद पढ़ते थे दादा। उठा लिया जनाब। "चलो भई, कपड़ा पकड़ो, वाइपर पकड़ो।" और मैं सारा घर धो रहा हूँ, साथ-साथ रो भी रहा हूँ। तो वो मेरी असल में प्रैक्टिस करवा रहे थे कि इसके अंदर का नवाब मरना चाहिए पहले। उन्होंने मेरे अंदर का नवाब मारा। हुँ। फिर मेरे लंबे-लंबे बाल थे और जो झाड़ू खत्म नहीं हो जाती, वो इतनी सी जो रह जाती है, वो पकड़ के पाइप और सड़क धुलवानी है। अब सड़क पे स्कूल की लड़कियाँ जा रही हैं, मैं भी बच्चा था, लड़कियाँ-लड़कियाँ देखता था सजे-खपे, इधर-उधर मुँह मारता था। अब जब मैंने देखा कि टेंट करवा दी मेरी, कि बेटा लड़कियाँ देखने का मार्जिन ही खत्म कर दिया ना। अब इधर से लड़कियाँ गुज़री, मैं इधर मुँह कर रहा हूँ कि भई जाने दो, गुज़र जाएँ किसी तरीके से ये। ये मेरा स्टार्ट, मुझे जो तरबियत, मुझे कमांडो एक्शन मेरा स्टार्ट हो गया। कमांडो की तरह मुझे तैयार करना शुरू। फिर 8 साल गुज़र गए ज़िंदगी के। 8 सालों में मुझे कुछ भी नहीं आया। और आप लौट टिके रहे। मैं नहीं गया। दिमाग मेरा है, मैं एक वन साइडेड बंदा हूँ। हुँ। जिस तरफ मेरा ध्यान लग जाए फिर वो मैं काम करके छोड़ता हूँ। उसको नहीं छोड़ता मैं। और मेरा इश्क हो गया, मेरी एक लगन हो गई थी उस डायलॉग के बाद। फिर सम्राट फैमिली को का तो नामो-निशान नहीं। 8 साल के बाद ना अब्बू आए लाहौर। अब्बू ने पूछा, "हाँ भाई, मेरे बाप से कुछ सीखा है?" अब मैं अपने बाप के साथ बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, "कुछ भी नहीं, सिखाते ही नहीं है।" मैं असल में पोता बना हुआ था। उस्ताद नहीं समझता था। उस्ताद समझना कोई और है। मैं पोता बना हुआ था।
मैं कहा, दादा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं सिखाते ये, मैं भी रोटी खा लेता हूँ, घर साफ कर लेता हूँ। मैंने कहा मेरा चूड़े का रोल है, मेरा तो मुलाजिम हूँ मैं इधर। अबू हंसे, कहते मैं भी ऐसे ही था, हमारे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये सारा कुछ मुझे भी करना पड़ा काम सीखने के लिए। कहा अबू ये डांस के लिए क्या ज़रूरी था ये कि मैं सफाइयाँ भी करूँ? कहते नहीं, ये तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, तुम्हें नहीं पता अभी तुम क्या बनने वाले हो। मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं बनने वाला, वक्त गुजर गया सारा, तो मुझे बताया मैंने क्या करना है, मैं तो वापस आ रहा हूँ। कहते तुम्हारा दिल कर रहा है वापस आने को? मैंने कहा नहीं, फिर भी आप बताएं कि मैं करूँ क्या? कहते मेरे बाप से इश्क करो, क्योंकि मेरी अप्रोच नहीं थी, मेरा लेवल नहीं था वो सोचने का। मैंने कहा क्या करूँ? कहते बस इनसे प्यार करो, इनको देखते रहा करो, ये क्या करते हैं, बैठते कैसे हैं, ये खाते कैसे हैं, ये नाचते कैसे हैं, ये हाथ कैसे रखते हैं, ये देखते कैसे हैं, ये बोलते कैसे हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। तो जी मैंने सिर्फ 6 महीने उनको प्यार से देखा है अच्छा। कि दादा करते क्या हैं। दादा ने नहाना है तो पहले परफ्यूम डालना है, बाल्टी बाल्टी से नहाते थे, शावर से नहीं नहाते थे। परफ्यूम डालना है, 2 तौलियों से इस्तेमाल करने, एक सर ऊपर के लिए, एक लोअर बॉडी के लिए। फिर उन्होंने एक चप्पल पहननी है, फिर उन्होंने चूज़ करना है कपड़ा कि मौसम क्या है उसके हिसाब से कौन सा कपड़ा पहनूं, और कलर कौन सा फिर पहने? कलर क्या होगा, फिर 4-4 कपड़े इस्त्री करवाने हमने। नहीं, 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 ये दूसरे लेके आओ। तो जी इसमें फिर हमारी दुड़की लग रही है, हम फिर इस्त्री कराने जा रहे हैं दूसरे कपड़े। घर में कपड़े इस्त्री नहीं करते थे। खैर, फिर कमरे से नहीं निकलना बाहर। कहना कि हाँ, देखो बाहर कितनी धूप है। मैं पंटर उनका, मैं डर भाग के गया हूँ। दादा बहुत धूप है। अच्छा, अब एक अलमारी थी बहुत बड़ी सी जिसमें उनके परफ्यूम होते थे। वो वाला उठा के लाओ, सीढ़ी से चढ़ना पड़ता था। सीढ़ी चढ़ के वो परफ्यूम उठाया, घूम रहे हैं, कमरे में घूमे जा रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, अंधेरा है कमरे के अंदर बाहर नहीं निकलना उन्होंने। तो मैं ठीक है जी। फिर आधे घंटे बाद जाओ बाहर, अब देख के आओ क्या है। ये मेरी 3 घंटे मेरे दुड़की लगनी है, आओ जाओ, डिफरेंट परफ्यूम निकालने। फिर शाम का थोड़ा सा वक्त होना है जब स्टूडियो जाने का टाइम होना है उनका। हाँ भाई अब देख के आओ। मैंने कहा था अब शाम हो गई है। अच्छा अच्छा, अब ये कपड़े निकालो, ये परफ्यूम निकालो। फिर स्टूडियो जाना है, एक नफीस तरीन आदमी। जो करन आए हो नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ? वो नहीं मैं कर रहा, वो तो तो मेनू पता ही नहीं, पूरी डिस्कशन भी नहीं है, कुछ नहीं। बात भी नहीं हो रही, नो, लिफ्ट ही कोई नहीं? नहीं, मुझे कहना कि मैं स्टूडियो जा रहा हूँ, मैं फिर रहा हूँ, उनके साथ साथ फिर रहा हूँ। लेकिन घर में तो मैं निकर और टी शर्ट में होता था, लेकिन जब वो मुझे स्टूडियो लेके जाते थे, उन्होंने कहा जूते पॉलिश, कपड़े साफ सुथरे, परफ्यूम, तुम्हारे मुंह में से स्मेल नहीं आनी चाहिए, कपड़ों में से तुम्हारे खुशबू आनी चाहिए। जब तुम किसी के पास खड़े हो तो तुम्हें तुम्हारे करीब आए कोई, दूर ना जाए तुमसे, इतना तुमने सच के जाना है स्टूडियो। अच्छा जी, एक दिन मैं फर्श साफ कर रहा हूँ, वाइपर टूट गया, जो उसकी डंडी थी वाइपर की, नीचे वाला टूट गया मुझसे, पुराना हो गया था, रगड़े मार मार के। वो स्टिक एक रह गई, तो स्टिक दादा ऐसे ऐसे कर रहे हैं और मैं नीचे बैठा हूँ। और मैंने हिम्मत कर ली आज, मैंने कहा आज दादा को कह ही देना मैंने डांस सीखना है। मैंने कहा दादा वो आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। यानी आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं हो। मैंने कहा दादा वो शुरू करा दें। तो मैं, पानी है फर्श के ऊपर और दादा के हाथ में स्टिक है वो टूटी हुई। दादा कहते बैठो, मैंने ठाठ बना ली उसी को। हाँ जी बोलो। तो कहते, मैंने कहा कहो आप। तो मैंने कहा आ, तो दादा ने स्टिक मारी, ये मेरी उंगली तोड़ दी, ओह, ये मेरी उंगली टेढ़ी है। अरे ओए, ये तो तूने गाली दे दी। लो जी, मैं पट्टी पुट्टी करा के वापस आके मैंने दादा को पूछ लिया दोबारा। मैंने कहा जी उंगली क्यों तोड़ी, मैंने क्या ऐसा किया? ये तो गाली है, आप तो बंद हाथ से शुरू होता है, अच्छा। आप में तो आंख ही नहीं उठती पहले, आप तो बंद हाथ से शुरू होगा, आप से तुम से तू होने लगी। ओके, वाह। पहला सबक मुझे मिला कि आप कैसे कहना है। ये मेरी जिंदगी का पहला इब्तदा हुई मेरे डांस की।
शहबाज शरीफ साहब की आपके दादा से मुलाकात होती हो जाती तो वो ऐसे ऐसे ना करते हर वक्त। तो मुझे उन्होंने कहते डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंजन किया ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। तो मुझे कहते कि पट्टी पुट्टी बांध के मैं आ गया, दादा को मुझसे प्यार हो गया। उन्होंने दादा कहा सही है नहीं दौड़ेगा नहीं। ये नहीं भागेगा भाई, असल ये में तो चेक कर रहे थे इन्हें दौड़ना है। भागना है कि नहीं। वो भगाना ही चाह रहे थे मुझे यस कि इसका काम, ये काम सीखने के असल लिए ये था। कि भाग जाए किसी तरीके से। मैं नहीं भागा। तो फिर प्यार मुझे करना शुरू हो गए दादा। मुझे खाने के लिए पूछना शुरू हो गए, कहाँ है तू, ये भी कहना शुरू हो गए। पहले नहीं कहते थे। फिक्र शुरू हो गई। फिक्र लग गई दादा को। मैं ओबीडियंट बच्चा, मैंने दादा को साया बन के रहता था, पीछे खड़े रहना। मैंने हिलता ही नहीं था। मैं अगर मैंने पानी पीना तो मैंने दादा से पूछ, दादा मैं पानी पी लूँ। मुझे नहीं कहते थे, अंदर से खुश होते थे क्योंकि मैं उनका ब्लड था। सिखाना तो वो चाहते थे, लेकिन वो मुझे भगाना चाहते थे कि अगर इसका इंटरेस्ट नहीं है तो उसको भाग जाओ, अपनी ज़मीनों पे जाओ, तुम लैंडलॉर्ड हो, तुम्हें मज़े आ रहे हैं, पैसे तुम्हारे पास हैं। मैंने कहा दादा हमारी तो 5 मरबे ज़मीन है, लोगों की 200-200 मरबे ज़मीन भी है, उनको कोई नहीं जानता। मैं अपनी पहचान चाहता हूँ कि मुझे दुनिया जाने। मैं सम्राट फैमिली का आदमी हूँ, मैं आशिक हुसैन सम्राट का पोता हूँ। मैं उनकी लेगेसी को लेके आगे चलना चाहता हूँ। दादा सुनते थे सारी बातें, ऐसे करते थे। खैर एक दिन मैं आपको बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के, ये जो फ़कीर लोग होते हैं ना दुनिया में, डिफरेंट शक्लों में फ़कीर आते हैं। ये जो मौसीकी के लोग जो होते हैं ना, उनमें बहुत सारे फ़ुकरा लोग हैं, अल्लाह वाले होते हैं वो। उनको मैं शूटिंग पे गया हूँ और दादा मुझे कहते हैं कि मुझे नहीं पता डांस डूंस का, मैंने किया ही नहीं कुछ। तो शूटिंग पे गया हूँ मैं, तो रानी बेगम और ज़ुमर्द बेगम का गाना हो रहा है। दोनों आउटस्टैंडिंग डांसर थी, बड़ी आर्टिस्ट दोनों ही। तो मुझे दादा ने ऐसे ऐसे धक्का दिया बकायदा। ये कैमरा पड़ा हुआ था, ऐसे वो फ्लोर था चानूर स्टूडियो में, ऐसे धक्का दिया और कहा और चल रहे करके दिखा, हमारी ज़ुबान में बोला, राजस्थानी ज़ुबान में, यानी करके दिखाओ, चल रहे करके दिखा। ऐसे धक्का दिया और मैं लिटरली, मुझे धक्का लगा। म्यूज़िक चलवाया और मैं करना शुरू हो गया हूँ, मैं डांस करना शुरू हो गया हूँ। जब मैंने रिहर्सल ख़त्म की ना, जब म्यूज़िक बंद हुआ, तो रानी बेगम कहने लगी कि मां साहब एकड़ी छुरी लैके आ गए हो, ये इन्ना तिखा तो साढ़े कोलों नहीं होना। किया क्या है? खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, लेकिन वो कहें इतना तिखा डांस, इतना, ये हमसे नहीं होगा, आप बताएं क्या करना है। मैं किता की है, ये कौन सा ऐसा डांस कर दिया जो इतनी बड़ी आर्टिस्टों से नहीं होगा। ज़्यादा खुश हुए, पान खा रहे हैं, हट जा हट जा। मुझे ऐसे लगा मुझे किसी फकीर ने ऐसे धक्का दिया कि जाओ भाई दुनिया देखो, और उस शख्स ने दुनिया दिखा दी। फिर उनकी जूतियों के सदक़े में काम शुरू हुआ, और फिर सारे चाचाओं ने नज़र देख ली कि इस पे हमारा बाप मेहरबान है, थोड़ा थोड़ा देना शुरू किया। हिस्सा डालना शुरू कर दिया। उनके हिस्से से क्या हुआ कि मैं इंसान बन गया। मैं वो जो लड़ाइयाँ झगड़े जो जो थे, जो जो मैं था असल में, वो सारा कुछ मुझे भुला दिया, और मुझे मुझे भी वैसे ही कर लिया जैसे थे, कि मुझे भी ऊंची आवाज़ सुनना अच्छा नहीं लग रहा। लड़ाइयाँ झगड़े तो बहुत दूर की बात, ऊंचा बोल रहा था मुझे बुरा लग रहा कि यार ये बहुत ज़्यादा लाउड है यार। फनकार बनाना शुरू कर दिया। तो फिर मेरा नाम शुरू हुआ। जब नाम शुरू हुआ तो छोटी मोटी फिल्में हमें मिलती थी। जब कोई कोरियोग्राफर नहीं मिलते थे तो वो कह रहे यार ओ खानू पप्पू को ले आओ यार, चले जाना। हमने कहा जो हमने, पैसे की तो प्रॉब्लम नहीं थी, हमने कहा शूटिंग प्रॉब्लम थी हमारी, तो कोई हमें कोई डायरेक्टर ले अच्छा। तो जब कोई क्योंकि वो तो बिजी बहुत थे सारे लोग, हमें भी थोड़ा सा टाइम मिल जाना, तो हम नहीं चले जाना जनाब। कोई एक अस्थाई है या 2 घंटे का काम है, 3 घंटे का काम है, या 4 घंटे का, हम चले जाना। हमने वो डांसेस करने जनाब, खुश होके। फिर हमें अब्बू ने ना पश्तो फिल्में करानी शुरू की। मैंने 150 के करीब पश्तो फिल्म की है, इससे भी शायद ज़्यादा। तो अब रोज़ मैं जा रहा हूँ, 300 रुपये मिलते थे गाने के, घर से मैं 1000 रुपये लेके जाता था। तो कभी मैंने, साउंड वाले ने मेरे पैसे लेने हैं, कभी असिस्टेंट ने मेरे 300 लेने हैं, वो मैं लेता ही नहीं था। मैं ऐसे, मुझे काम करना है यार, मुझे कुछ करना है। पश्तो फिल्मों की मुझे समझ ही ना आए,
अब मुझे, मैं पठान तो नहीं हूँ, तो जो मुझे लफ्ज़ समझ नहीं आते थे मैं नीचे उर्दू में लिखवा लेता था कि सर ये ज़रा उर्दू में लिख दीजिए। तो जो असल हमारे उस्ताद हैं, जिनको मैं कहूँगा जो डायरेक्टर्स, सईद अनसक सईदी साहब, अल्लाह उनको जन्नतों में घर करे, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। वो अब्बा के बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े सख्त डायरेक्टर थे, बट हमसे बड़ा प्यार करते थे वो। उन्होंने कहा नहीं नहीं वो छोटे बच्चे लेके आओ, अकबर साहब छोटे बच्चे चाहिए, हम नहीं जाना कोरियोग्राफी के लिए। काफ़ी सारा काम किया उनका। तो फिर अब्बू से मैंने कहा अब्बू को पंजाबी फ़िल्म, उर्दू फ़िल्म हमें कोई लेता ही नहीं है, बड़े बड़े डायरेक्टर जो हैं ये हमें कब लेंगे? कहना बेटा वक्त का इंतज़ार करो। मैंने कहा अब्बू हमें पश्तो फ़िल्मों से हमें समझ ही नहीं आती है, क्या है फ़िल्में? तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, कभी बुरा ना समझ लेना पश्तो फ़िल्म को। मैंने कहा जी क्यों? कहने लगी जब तुम किसी मुकाम पर पहुंचोगे ना और तुम किसी अंग्रेजी फिल्म की शूटिंग कर रहे होगे ना, एग्जैक्टली यही एटमॉस्फेयर होगा। ऐसे ही कैमरामैन होगा, ऐसे ही डायरेक्टर होगा, ऐसे ही लाइटमैन होंगे, ऐसे ही डीपी होगा, ऐसे ही एक्टर होंगे। सिनेरियो चेंज हो जाएगा, एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगी, थोड़ा ग्रैंड हो जाएगा, लेकिन लोग यही होंगे सारे। तो इसको कभी छोटा ना समझ लेना। मैंने कहा सॉरी मुझे नहीं पता था, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आती है। तो कोई बात नहीं, तुम तो मुफ्त की प्रैक्टिस कर रहे हो, ये पश्तो के बड़े डायरेक्टर हैं, ये तुम्हें सिखा रहे हैं, सीखो। खैर सीखने का अमल तो जारी रहा। फिर कभी इल्ताफ़ साहब ने बुला लिया, इल्ताफ़ हुसैन साहब ने, हमारी गुड लक हो गई। इल्ताफ़ साहब ने, अमीर चौधरी साहब का टाइम ना मिला, हमें बुला लिया। फिर थोड़ा 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 करते 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 फिर एक वक्त आया, हमें फिल्म मुखड़ा मिली। बाबरा शरीफ साहिबा थी और नदीम साहब, नदीम साहब भी प्रोड्यूसर थे उसमें। उस फिल्म में इकबाल कश्मीरी साहब, अल्लाह उनको जन्नतों में घर करे, परवरदिगार आलम, उन्होंने बहुत सपोर्ट की। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अच्छा म्यूजिक पिक्चराइज होने से पहले हिट हो गया, कैसी बात है? स्टूडियो में उस वक्त गाने चलते थे, सुनते थे लोग, वेख वे दिन चढ़िया के नहीं, बिंदी दा लिशकारा, मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा, इस टाइप के सारे गाने उन वो पहले दिन हिट हो गए सारे गाने। यानी अभी पिक्चराइज नहीं हुए गाने, सेट पे नहीं आए, ऑडियो सुन रहे हैं लोग, तो हिट हो गए गाने। तो अब वो डेफिनेटली वो अमीर चौधरी साहब को करनी चाहिए थी, क्योंकि बड़ी फिल्म थी। अमीर चौधरी साहब ने बड़ी फिल्में ही करते थे वो। लेकिन इकबाल साहब ने कहा नहीं मैं खानू पप्पू से करूँगा। ये किहड़े मुंडिया नूं रलिया तुसीं, इनको कौन जानता है? नहीं नहीं, मैं इन्हीं से करवाऊंगा काम। पहला ही गाना आ गया हमारा, मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा। तो बड़ा शरीफ औरा उस औरत का, ऊपर से नदीम साहब, मतलब पाकिस्तान की वो क्लास के 2 स्टार सेट पे हैं। इकबाल कश्मीरी साहब बड़े डायरेक्टर। मेरी तो पता ही चली गई ना देख के, मैं इनके साथ क्या काम करूँगा? बाबरा शरीफ को देखते ही मैं तो ऑफ हो गया ना। लेकिन बाबरा शरीफ अल्लाह उनको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए मालिक, अपनी अमान में रखे हर वक़्त। बहुत बड़ी खातून है। नो डाउट। उन्होंने कहा ऐसे, क्या बात है। बिल्कुल नहीं डरना तू, ओए इधर आ, वे इधर आ। डरना डरना नहीं है तू, जो तेनों आंदा ना तू कर, मैं कोशिश करांगी मैं भी कर लवां, क्योंकि मैं इन्ना डांस नहीं कीता कदे फिल्मां दे विच। तू मैनूं जो कराएगा ना, मैं कोशिश करांगी मैं तेनों फॉलो करा। दिखा पहले मैनूं। इकबाल साहब ने मुझे कहा, अब इकबाल साहब का पंटर था मैं। इकबाल साहब ने कहा चल भाई, अच्छा जी। रिहर्सल दिखाई तो बड़ी पसंद आई उनको। उन्होंने कहा यार ये तो नई बात कर रहा है कुछ, ये वो वाले पंजाबी गाने नहीं कर रहा जो हम करते हैं, ये कुछ और कर रहा है लड़का। तो उनकी सपोर्ट हुई हमें बहुत, बाबरा शरीफ की और नदीम साहब की, और सबसे ज़्यादा इकबाल कश्मीरी साहब की। गाने पिक्चराइज होना शुरू हो गए। 2 गाने हमने किए, एक वे दिन चढ़िया कि नहीं और मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा। हम आउटडोर चले गए एबटाबाद, मैं और खानू भाई कोरियोग्राफर, दोनों हम इकट्ठे करते थे उस वक्त। तो खानू भाई मेरे टीचर थे, वो मुझे गाइडेंस रखते थे कि ऐसे ना करना, इसको ऐसे देखो। फिर हमने दुनिया का काम देखना कि पंजाबी को अपने अंग में हम कैसे कर सकते हैं। खैर शुरू हो गया। जब हम एबटाबाद से वापस आए लाहौर, तो हम कोरियोग्राफर बन गए, स्टार बन गए। वाह। वो दोनों गाने एडिट हुए और वो दोनों गाने सिनेमास पर चलते थे उसी वक्त ना, ये जो कौन-कौन सा? एवरग्रीन स्टूडियो के अंदर जो कौन-कौन सा? वेख वे दिन चढ़िया कि नहीं और मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा। पिक्चराइज़ किस पे हो गए? बाबरा बेगम पे और बेग साहब पे, ओके। दोनों पे। दोनों? हाँ, अच्छा। हमारे आने से पहले
हम 8 दिन के बाद आए, 8-10 दिन के बाद शायद, सही याद नहीं है। तो वो गाने चल रहे हैं पीछे से, लोग देख रहे हैं, और उनको देखने के बाद लोगों ने इंतजार करना शुरू कर दिया कि खानू सम्राट, पप्पू सम्राट वापस कब आ रहे हैं। वाह। यानी हमें नहीं पता हम स्टार बन गए हुए हैं। लो जी, वो गाने करके आए उधर, बिंदीदा लश्कारा, उसमें बाबरा बेगम ने वो काम किया। बड़ी तगड़ी औरत है, यानी ताकतवर हसीन औरत। एक शॉट था उसमें, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, कि बोलते उसके कली हुआ ते घबरावा, जे मैं झूठ कवा मर जावा। तो मुझे इकबाल साहब कहने लगे, यार मैं झूठ कवा मर जावा, कोई गल कर यार। अब मैं कोई एक्शन दिखा रहा हूँ उनको, कर करके मैं झूठ कवा मर जावा, झूठ कवा मर जावा। मैंने कुछ 10-15 एक्शन किया, नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा पप्पू, तू गल कर यार। क्या बात करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। तो खानू भाई मुझे कहते, यार यहाँ से छलांग मार के दिखा। पत्थर से छलांग मारी तो कुछ पसंद आया इकबाल साहब को। इकबाल साहब कहते, अच्छा है, इस तो अच्छा की हो सकता है। मैं कहा, सर कपड़े गीले हो जाएंगे। कहते, कोई गल नहीं। बाबरा बेगम को मैंने देखा, मैं स्टार है, वो कहेंगे नहीं मैंने नहीं करना, तो हमारी तो क्या जरूरत थी उनको कहते कि जी आपने ज़रूर करना, ये बहुत बड़ी स्टार। खैर, तो मैंने कहा कि इकबाल साहब को, मैं क्या एक्शन दिखाऊँ आपको? तो मैंने एक्शन किया, ऐसे पत्थर पे आया, दरिया चल रहा था बहुत तेज़। तो मैंने कली होवा ते घबरावा जे झूठ कवा ऐसे फ्लाई किया और पानी में छलांग लगाई, मर जावा। तो इकबाल साहब, मैं बाहर निकला, बड़ा तेज़ पानी था, तो इकबाल साहब ने क्लैप की। तो बाबरा बेगम ऐसे देख रहे हैं बैठ के ना। तो मैंने कहा, वो मैडम आप ये कर लेंगी? आओ याद कराओ मुझे। मैंने याद किया, इस टाइमिंग में यार, इस टाइम में जंप करना है। अब पानी इतना तेज़ है हम्म। कि आप अगर जंप मारें, तो अगर आपने इधर जंप किया तो आपने वो वहाँ जाके निकलना है, इतना तेज़ पानी है। मैंने कहा पानी बहुत तेज़ है, तो ध्यान से, नो प्रॉब्लम, टेक। अच्छा जी। तो जी बाबरा बेगम ने वो शॉट दिया जो मैंने सोचा भी नहीं था। जितना मैंने अच्छा किया, मेरे से 4 गुना अच्छा करके उन्होंने वो जंप किया और ऐसे पानी में छलांग लगाई, और मैं ऐसे खड़ा हुआ कि जब निकलेंगी बाहर तो मैं उनको पकड़ लूंगा। मेरे नीचे से कहीं निकल गई वो मेरे नीचे से निकल के वो पहुंच गई हैं। आगे आगे कोई बचे ना आ रहे थे, तो उन्होंने आगे रोका है उनको। अगर खुदा ना खास्ता कोई ना होता तो कितनी दूर निकल जाती। यानी इतनी जय्यद फनकार हैं वो। अच्छा, शादी जब आपकी हम्म। हुई उस वक्त आपका नाम हो चुका था, हाँ सुपरस्टार हो गए। अच्छा, अब शादी जो है वो अरेंज मैरिज थी, जी। तो इसकी क्या वजह थी अरेंज मैरिज की? आप तो सुपरस्टार हैं, डेली हीरोइंस के साथ शोबिज़ की हाँ, चकाचौंध, और क्या वजह थी इसकी? वो असल ये में ना, कोई खानदानी कमिटमेंट थी? खानदानी कमिटमेंट। ये जो है जिस फील्ड ने आपको नाम दिया वो फील्ड आपको पसंद नहीं थी? नहीं ऐसा नहीं था, मुझे तो उन बहुत पसंद था। या इस तरह का प्रपोजल नहीं आया? वो भी आया। ये तो बताएं। असल में हमारे ख़ानदान में ना बचपन में रिश्ते कर देते हैं कि ये हमारी हो गई, ये हमारा हो गया। तो मेरी फूफी के यहाँ मेरी हाँ हो गई, हानू भाई की भी। मेरी बीवी और मेरी भाभी जो है दोनों बहनें हैं। शादी होने से पहले तक वो बीवी भाईजान ही कह रही होती भाईजान है। ही भाईजान मेरे साथ ही खेलती थी, वही ना। हम और इकट्ठे वो खेलते थे। शादी के भी तकरीबन कुछ 6 साल बाद तक ना ये आदत खत्म होने में टाइम लगता है। कसम से। तो उन्होंने रख दी। अब नाम भी पैदा हो गया और स्कैंडल भी काफ़ी सारे निकल आए बाहर। अच्छा, ये हो गया है। अल्लाह का शुक्र है। ओके। बड़ा बड़े बड़े स्कैंडल के जो पप्पू सम्राट तो फलां के साथ आजकल बहुत चल रहे हैं, वो हो रहा है। मैं ठीक है, वो मेरे एक अखबार के अंदर एक एक्ट्रेस, मैं नाम नहीं लूँगा, वो कुछ जैसे आज आपकी शो पे आया हूँ ना, तो मैंने सूट पहना हुआ, कोई हमने कहीं कोई कॉलेज का कोई शो था, उधर जाना था। तो शूट से पहले उन्होंने कहा यार 2-3 शॉट हैं वो करा के चले जाओ। मैंने सूट पहना हुआ, हार भी, हमें ओपनिंग थी, हार भी पहने हुए हैं, और जो हीरोइन है उसने दुल्हन का ड्रेस पहना हुआ है। अब मैं उसके कान में ऐसे बात कर रहा हूँ, मैंने सूट भी पहना हुआ है। लो जी, वो एक अखबार में फोटो छप गई। मेरी ससुराल जो हैदराबाद में रहते हैं, मेरी फूफी आ गई, इनकी तो हुई हुई ऑलरेडी, इसका तो ये है वो है। और मेरे अब्बू कहे यार फिल्म की शूटिंग के है, उन्होंने माने ही ना। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हुए, लेकिन शादी मैंने वहीं की जहाँ मेरे बाप ने कहा, और मैं सुखी हूँ अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी फिल्म टोटल मिला के, पंजाबी, उर्दू, पश्तो,
आप अभी तक कर चुके हैं? 2,500 से ज़्यादा होगी। 2,500 फिल्म। 2,500 से कुछ ज़्यादा होंगी। और ये 2,500 फिल्म में गाने कितने होंगे? कई फिल्मों में हमने सारे गाने नहीं किए, कई फिल्मों में 4 किए हैं, कई में 2 भी किए, कई में किसी में 1 भी किया। नहीं तो ये तो फिर इस तरह अब इस रेशो से 5,000 से ऊपर गाना होगा। शायद ज़्यादा, ज्यादा। शायद शायद इतना ही होगा। कौन कौन सी हीरोइंस हैं जिन्होंने आपकी कोरियोग्राफी में परफॉर्म किया? सारी तकरीबन अम, मैंने आलिया बेगम के साथ भी काम किया, अच्छा। मैंने रानी बेगम के साथ भी काम किया, मैंने शबनम बेगम के साथ भी काम किया। हम्म। और एक गाना मेरी गुड लक है कि मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बेगम का, उन बस वो छोड़ गए हुए थे फिल्म इंडस्ट्री, तो कोई एक पैच रह गया था गाने का। तो मुझे एजाज़ है इस बात का कि मैंने उनके साथ भी काम किया, ज़ेबा अच्छा। बेगम के साथ फिर? और मोहम्मद अली साहब के साथ। हाँ। और फिर नीली, नादरा, अंजुमन, अंजू के साथ बहुत मज़ा आया काम कर। वंडरफुल वूमन, क्या बात है। गौहर गौरी और दुर्दाना बेगम, रीमा, नरगिस, खुशबू, लैला, साइमा, जितनी भी हैं, वीना, साहिबा, ये जितनी भी हीरोइन है सबके साथ तकरीबन, मायरा खान, महविश और नीलम मुनीर, तकरीबन मीरा, रेशम, मीरा, सना। सना, रेशम, और हमारी स्टूडेंट्स हैं ना, ये तो हमारे अपने हैं, ये ख़ास हैं। इसमें रेशम, मीरा, रीमा, नरगिस, ये हमारे ख़ास लोगों में हैं। हम्म। ये हमारा क्लैन है। कब आपको जो है ना अपने ही इस शोबे पे जिसमें आपने इतना बड़ा नाम किया, इतना बड़ा स्कोर, और मायूस हो गए आपके यार, वाह! वो कौन सा दौर बड़ा था? अच्छा आपने एक सवाल किया जो मुझसे कोई नहीं करता। एक दौर था, मैं काम भी कर रहा था, तो जान मोहम्मद जुम्मन साहब, अल्लाह का गरी की रहमत करे उनको, बहुत बड़े डायरेक्टर थे। वो मेरे अब्बा के साथ काम करते थे। श्रीलंका में एक फ़िल्म बनी, तो उन्होंने कहा कि अकबर साहब ने जाना है, अब्बू ने जाना था फ़िल्म के लिए। अब्बू ट्रैवलिंग से बहुत ही, जान छुड़ाते थे। ओफ! सारी फैमिली ही मेरी ऐसी है। दादा भी मेरे यही था कि जहाज़ में, ओहो! जहाज़ में बैठ रहे हैं, यार ट्रेन की टिकट करा लेते हैं, इस टाइप के थे वो। अब्बू ने कहा यार मैं नहीं जा रहा यार, पप्पू तुम चले जाओ। मैंने कहा अब्बू मुझे तो जानता ही नहीं वो आदमी, मैंने जान साहब को कभी देखा ही नहीं था। खैर मैं उधर चला गया। जब मैं उधर चला गया हूँ तो उन्होंने देखा, वो बड़े बोल्ड आदमी थे और बड़ी सख्त बातें करते थे। डायरेक्टर वो वाक़ई बहुत बड़े थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो शेर बुलाया चिड़िया आ गई। पहला डायलॉग ना मेरे यहाँ किसी ने लगता है डंडा मार दिया। अच्छा भाई, खैर काम शुरू हो गया। एक बांग्लादेश की एक्टर थी, पता नहीं क्या नाम था उनका, मौतन के पता नहीं। उन्होंने देखा कि मैं छोटा-सा लड़का ही है, इसने क्या काम करना है। तो एक मंदिर में गाना था कोई क्लासिकल, तो उन्होंने कहा मैं खुद ही कर लूँगी, इसको रहने दो। अच्छा। कैसर मस्ताना साहब फाइट डायरेक्टर बड़े ज़्यादा मेरे, तो उन्होंने, वो वापस आए शूटिंग से, उनका काम थोड़ा-सा था कहीं, तो मुझे आके कहते, "ओए पप्पू, की कर रहे थे तुम?" मैं कहा, "जी मैं कमरे में हूँ।" तो "उत्थे शूटिंग हो रही, तू की कर रहे थे?" "मुझे तो कहा ही नहीं किसी ने।" "उधर गाना हो रहा है यार।" तो जी उन्होंने मुझे कहा गाना हो रहा है, मैं एज़ कोरियोग्राफर गया हुआ हूँ। मुझे इतनी शर्म आई इस बात की। मैंने कहा यार ये क्या हो गया है? सुबह-सुबह वापस आए, तो मैं सुबह-सुबह ही मैंने कहा मैंने वापस जाना है। मैं उनके पास गया, उनकी मिसेज़ के पास, जान साहब की मिसेज़ के पास गया। मैंने कहा आंटी मुझे अपना मेरा पासपोर्ट दे दीजिए। उनके पास थे हमारे पासपोर्ट। मैंने वापस जाना है। तो वो बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई है कि मैं उनसे बातें करते-करते मैं बेहोश हो गया हूँ और मैं गिर गया हूँ। मुझे इतना शॉक लगा इस बात का। बेहोश हो गया, मुझे उठा के नाज़ा सांची एक टर्किश एक्टर होती थी, तो वो और कैसर मस्ताना साहब मुझे मेरे कमरे तक लेके गए और फिर मुझे ठीक भी किया उन्होंने। वो मुझे कहा, "क्या हो गया तुझे?" मैंने कहा, "मुझे कुछ समझ नहीं आई मुझे।" वो फ़ोकस आउट हो गया था मेरा जब मैं उनसे बातें कर रहा था। क्योंकि मैं गैरतमंद बाप का बेटा हूँ। मुझे गैरत आई कि यार मैं क्या काम करने आया हूँ? मेरे होते हुए कोई और काम कर रहा है। मुझे जिस काम के लिए बुलाया है उसके अहल ही नहीं समझा। ख़ैर
एनीवे हो गया, गाने भी फिर उन्होंने करवा लिए मुझसे, होता रहा, काम होता रहा। मैं फुल फेड अप, मैंने कहा पाकिस्तान जाके मैंने ये काम नहीं करना, छोड़ दूंगा अब ये काम, मेरे बस का काम नहीं मेरा। और उससे पहले मैं काफ़ी सारी फिल्में कर चुका हूँ। तो एवरेडी के दफ्तर में मैं आया, जिससे मेरी लाइफ ने फिर से एक दफ़ा एक सर्कल लिया तेज़। मुझे कहते आप वहाँ जाएं, आपको उस वक्त कराची से लाहौर फ्लाइट आती थी, तो कराची उतरे, मैं उनके ऑफिस चला गया, उन्होंने खाना वाना खाएं आप। मुझे कुछ दिल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बस मुझे लाहौर भेजो, मैं ये काम छोड़ूं, सबसे पहले तो ये काम करूँ ना। अब मैं देख रहा हूँ कि एक इबारत लिखी हुई है, इस पे गौर कीजिएगा। उस पे लिखा है कि शमा बुझ जाए तो जल सकती है, शमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो, अपने इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। हाँ। मैंने कहा अच्छा जी। उस शेर से ना मैंने कहा नहीं, मैं अब इस काम में नाम पैदा करके दिखाऊंगा। और रब्बे करीम ने ऐसा रहम फरमाया कि मैं स्टार बन गया। वही एक्ट्रेस, वही लोग, रंगीला साहब, हुमायूं कुरैशी साहब और सारे लोग, लेकिन अब डायरेक्टर मेरा है जो मेरी बात मान रहा है। मैंने कहा सर इसको मैंने फंसाना है, एक्ट्रेस वही है। कहने लगे साहब दिखाए नु की होंदा काम। अब हमारे लय के कुछ काम होते हैं जिसके अंदर अगर मैं आपको चाहूँ तो मैं आपको वो जगह नहीं दिखाऊंगा। मैं यहाँ से अगर एक्शन उठाता हूँ ना, तो जब तक मैं गिनती नहीं करूंगा आप एक्शन नहीं पकड़ सकते। लेकिन अगर कोई कारीगर हो, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। हाँ। तो खैर मैंने जानबूझ के एक्शन ही वहां से उठाना शुरू कर दिया। सिंपल म्यूजिक था, लेकिन मैं यहाँ से उठाऊं, जब मैं यहाँ से उठाऊं वो बेताली हो जाए। वो कहे क्या हो गया, सारे कहें बेताला कर रही है यार, ठीक नहीं कर रही। यार बहुत बुरी बात है यार। उसको पता लग गया ये किड निकाल रहा है। एक लड़की बैठी हुई थी, बी क्लास डांसर थी वो, लेकिन बी क्लास में बैठी थी। मैंने कहा आप इधर आए। मैंने कहा यहाँ से कहूँगा उठा लेना एक्शन। ऐसे किया, वो ठीक करे, प्रेग्नेंट भी थी वो। जो एक्ट्रेस आई है बांग्लादेश से काम करने के लिए, वो ठीक ना करे। सारी वो रोना शुरू हो गई। सजाद साहब के दफ्तर में चली गई, सजाद गुल साहब के, जो एवेन्यू के ओनर हैं, बड़े ऑनरेबल है मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, आप देखें ये हो रहा है। तो सजाद साहब ने मुझे बुलाया, बुलाओ पप्पू को। मुझे पिछले वाले कमरे में ले गए। की गल है, की कर रहे हैं? मैंने उनको सारी स्टोरी सुनाई। मैंने कहा सर इस औरत ने मेरे साथ ये किया था, माफ़ कर दे यार, छोड़, मेहमान है हमारी, मैं वो बॉस है मेरे, मैं उनको कुछ नहीं कह सका। मैं कहा जी सर ठीक है। सेट पे गया, शूटिंग हुई, वो एक्शन हो गया उससे। लेकिन रब ने मुझे मौका ज़रूर दिया एक दफ़ा, मेरे अल्लाह ने, कि तुम अपना आप ज़रूर दिखाओ। तो ये मेरे मालिक की रहमतें हुई, मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला, मेरे उस्तादों की जूतियों का सदका था, जो इतना नाम पैदा हुआ, इतनी इज़्ज़तों से लोगों ने नवाजा, इतनी फ़िल्म कर ली मैंने। मुझे खुद नहीं समझ आती इतनी फ़िल्म मैंने कैसे कर ली। मेल भी कोई हीरो नहीं होगा कोई भी नहीं, जिसने आपकी कोरियोग्राफी में कोई भी काम नहीं। ना किया हो। सबसे अच्छा पिक किस हीरो का अ, रहा? सबसे अच्छी जो है ना हीरोइन इस हवाले से, वो जल्दी पिक करने वाली, वो कौन से नाम है? अच्छा आप ये ना समझिएगा कि मैं डिप्लोमेसी भी कर रहा हूँ। डिपेंड करता था कि कौन-सा म्यूज़िक है। हर आर्टिस्ट अपने अपने मिजाज का कमाल है। जैसे अगर डांस में लोग कहते हैं कि उसको डांस नहीं आता, सऊद को डांस नहीं आता। मैं कहता हूँ सऊद को बहुत अच्छा डांस आता है। करवाने वाले को पता होना चाहिए कि मैंने इस आर्टिस्ट को यूज़ कैसे करना है। सर उसकी पहले वजह समझ लें मुझसे, मैं कोशिश करता हूँ कि आज तो डिजिटल इक्विपमेंट आ गया ना सारा। आज तो आप 10 टेकें कर लें। हाँ, उस दौर में तो प्रोड्यूसर का बीपी लो हो जाता लो हो था। रहा था। ठीक है, एक टेक, दूसरी टेक, मैं इस कॉन्टेस्ट में बात कर रहा हूँ, इस कॉन्टेस्ट में बात कर रहा हूँ। कोई तो पत्थर के सनम होंगे ना जिनको बड़ा देखिए 11-11 टेकें लग देखिए जाती थी। बहुत सारे थे, बहुत सारे थे। हाँ। इसी वक़्त ना मैं आपको बताऊँ आर्टिस्ट की एक सुई फँसती है, हाँ। चाहे वो कोई भी सुपरस्टार हो दुनिया का, उसकी कहीं न कहीं सुई फँस जाती है कि सीधी बात नहीं समझ पा रहा है और मुश्किल बात आराम से कर रहा है। ये कई दफ़ा ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि हमने ज़्यादा काम जो है वो रीमा के साथ किया, बाबरा जी के साथ किया,
नरगिस के साथ किया, रेशम के साथ किया और साइमा के साथ किया। बहुत ज़्यादा काम, जिसको ज़्यादा काम कहते हैं, जिसमें समझेंगे अगर मेरी 600-700 फिल्में तो इनके साथ ही हैं, हम्म, आराम से। इन आर्टिस्टों के साथ ज़्यादा काम करने का मौका मिला। इनमें मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं आई एम अ वेरी गुड टीचर। मैं अपने आर्टिस्ट को बताता ही वैसे हूँ कि उसको कभी प्रॉब्लम ही ना हो, और मेरे सारे के सारे बेहतरीन आर्टिस्ट रहे। उसमें मैंने लोग शान साहब को बड़ी डिफरेंट डिफरेंट फिल्में की उन्होंने, लेकिन अगर आप मुझे चांद चाहिए देखें, वो डायरेक्टर भी थे, उसके प्रोड्यूसर भी थे। अगर आप उसमें देखें तो आप कहेंगे कि यार शान साहब बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। उसमें मोहम्मद राना साहब का गाना था, वो आप कहेंगे यार मोमी सबसे बेहतरीन डांस कर रहे हैं यार। अफजल खान रैम्बो बेहतरीन, सऊद बेहतरीन, ये सारे के सारे अच्छा डांस कर। हुमायूं सईद को लोग कहते हैं कि जी उसको डांस नहीं आता, लेकिन वो बहुत अच्छा डांस करता है। रक्स जो है फ़नून लतीफ़ा की बड़ी इंपॉर्टेंट सिन्फ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो फिल्म बनती है वो ज़ाहिर है म्यूज़िक बेस्ड बिल्कुल। ज़्यादा फिल्में बनी, और ज़्यादा तादाद उन फिल्मों की हैं जिनकी म्यूज़िक ने फिल्में हिट करवा दी। मगर ये जो एक फ़न की पाकीज़गी जो है, अब उसका कत्ल जब शुरू हुआ हम्म। और अज़ा की शायरी जो है वो अज़ा की नुमाइश बन गई, ये वाला जो दौर था ये कितना तकलीफ थे आपके लिए, क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जब लोगों ने डायरेक्टर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर थे, छोटा कोई आदमी नहीं था, सारे के सारे बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने जो इसका हिस्सा बने। मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि यार मैं ये गंदा गाना नहीं करूँगा, मैं अच्छा वाला गाना करूँगा। जब 50 लोग एक ही काम कर रहे हैं तो मैं उनका हिस्सा रहा हूँ। मैं ये आप नहीं कहूँ। एतराफ़ करते हैं? यस, 100%। फ़िल्म इंडस्ट्री को अगर ज़वाल आया तो उसका हिस्सा मैं भी हूँ, मैं बाहर नहीं हूँ। मैं एतराफ़ करता हूँ इसका, क्योंकि मेरे पास कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं थी। अगर मुझे कोई कहता ना कि यार ये वाला गाना मत करो और तुम जाके ठाड़े रहिए कर लो, तो मैं ठाड़े रहिए कहता करता। मैं लेकिन मेरे पास था ही नहीं। 50 डायरेक्टर काम कर रहे हैं और उसमें से 45 डायरेक्टर जो हैं वो यही कर रहे हैं। एक डायरेक्टर तो कंसीडर नहीं ना होगा। एक दिन मैं अच्छा गाना करके आता हूँ और 29 दिन जो हैं वो मैं वही वाले गाने कर रहा हूँ। मैं उसका हिस्सा हूँ। अच्छा, अब जो है ज़ाहिर है कि फ़िल्म तो उस तरह बन नहीं रही। सालाना इंडस्ट्री है हमारी, साल बाद फ़िल्में बनती हैं। तो अब जो है ये जो डांस कल्चर है और ये जो आर्ट है, ये फ़न है, ये अब एक रोज़गार के एतबार से और एक जिसको आप कहते हैं कि उसकी कंटिन्यूटी, एक जो सदका जारिया की आप बात करते हैं, वो अब किस तरह से फ़न चल रहा है। तो एक बात, और दूसरी बात ये है कि आप एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट जो है वो ओपन करने जा रहे हैं, जिसमें आप डांस की क्लासेस देंगे। अच्छा, काम तो हो नहीं रहा, तो डांस की क्लासेस किसको देंगे? आपसे डांस कौन सीखेगा? क्या आम फैमिली सीखेगी, या आजकल एक ट्रेंड है शादी ब्याह में, या आप समझते हैं कि डांस एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, जिस तरह लोग जिम करते हैं, योगा करते हैं, तो इस तरह के स्टूडेंट्स भी आपके पास आ रहे हैं? और ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम क्या है? ये किस एरिया में इंस्टीट्यूट खुल रहा है? इसकी ओपनिंग कब है? और आप खुद इसको टीच कर रहे हैं, आपके साथ टीम है, आपके दीगर जो है नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आप इसको लेके चल रहे हैं? अम, सबसे पहले सवाल जो आपने किया कि फ़िल्म इंडस्ट्री, देखिए जो पहले गहमा-गहमी थी, वैसे अब नहीं है ऑब्वियसली। पहले कराची में भी बहुत सारी फ़िल्में बन रही थीं, जिसमें अगर वो समझें इस आपके प्रोग्राम के वसासे से कि आपने एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो बंद करके रखा हुआ है, किसी खौफ की वजह से, या आपको वो आता नहीं है, या उसको आप अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, या आपको अ, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गोरे हो गए हैं आप। हम एशिया में रहते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा हैं, और ये जो जगह है इसमें 90% फ़िल्में म्यूज़िक बेस्ड होती हैं। आपकी फ़िल्मों ने
म्यूजिक को ऐसे समझा कि ओवरलैप कर देते हैं कि भाई एक लड़की है जो ऐसे चलती हुई जा रही है, गाना उस पर चल रहा है। गाना एक खूबसूरती है फिल्म की, जो गाते हैं उनका गाने से एक चिक्स चेंज होते हैं, आंखें चेंज होती हैं, लिप्स बोलते हैं, फोरहेड बोलता है, हाथ बोलते हैं, बॉडी बोलती है। तो उसको लेस करके ना ड्रामा टाइप की फिल्में शुरू शुरू कर दी हैं। भाई हॉलीवुड को मत कॉपी करें, हॉलीवुड शुरू से अपने तरीके की फिल्में बना रहा है। आप यहाँ पर रहते हैं और इस कल्चर में म्यूजिक को सुनते हैं लोग, म्यूजिक को देखते हैं लोग, उसको लेस कर दिया फिल्म, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि ऑडियंस आपसे नाराज हुई। आपको पता नहीं है किस बात से नाराज हो रही है, आप इंटरटेन लोगों को कर ही नहीं रहे। आप खुश फिल्में बना बना के ना लग रही हैं, और आप यकीन कीजिए इतनी फिल्में लगी, मुझे नहीं पता कि कौन सी फिल्म लगी है, और लगी भी और उतर भी गई है। लेकिन उसका नुकसान आप ये ना समझिए कि किसी एक प्रोड्यूसर को हुआ है, हम सब उसके नुकसान के अंदर हैं। अगर कोई अच्छी फिल्म चलती है तो उसका हिस्सा मैं भी बनता हूँ, एक डायरेक्टर फोटोग्राफर बनता है, एक डायरेक्टर बनता है, असिस्टेंट, एक पूरी 70-80 बंदों की टीम होती है जो उस फिल्म को बनाती है। तो उसको उसके लिए म्यूजिक को ना थोड़ा रखें फिल्मों में, ताकि लोग इंटरटेन हों। आपने म्यूजिक ऑफ कर दिया, फिल्म इंडस्ट्री में ऑफ हो गया म्यूजिक। मैंने जितनी फिल्में देखी गाने ही नहीं आ रहे। फ्लो स्टूडियो मेरा अब रक्स को जिंदा रखने की कोशिश है। यस एग्जैक्टली। मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत अरसे से मुझे लोग कह रहे थे कि आप अपना स्टूडियो प्लीज़ बनाइए डांस का, जिसमें हम लोग आपसे आके सीख सकें। मैं टालता रहता था, हाँ करता हूँ करता हूँ करता हूँ। बट मैंने अब आके ये सोचा कि क्योंकि मेरी बॉडी तो 24 घंटे डांस मांगती है, मैं डांस नहीं करता तो मैं बीमार हो जाता हूँ, मैं डांस करता रहता तो मैं तंदुरुस्त रहता हूँ, ठीक होता हूँ। मैंने सोचा, मैंने अब जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो नए लोग कोरियोग्राफर भी आ रहे हैं, अल्लाह की रहमत से जितने भी पाकिस्तान में इस वक्त कोरियोग्राफर काम कर रहे हैं, वो सारे 90% मेरे बैकअप डांसर हैं। मेरे बैकअप डांसर थे वो, जो इस वक्त टॉप कोरियोग्राफर हैं सारे। तो अल्लाह ने उनको इज्जत दे दी है, बहुत अच्छी खुशी की बात है। मैं और भी चाहता हूँ कि और भी सारे आएँ। मैंने सारी ज़िंदगी मैंने तो काम नहीं करना, मैंने बहुत काम किया है, मैंने बहुत काम कर रहा हूँ, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त अता फरमाई। तो आगे भी बाँटते रहें, ताकि रास्ते खुले लोगों को, अवेयरनेस आए लोगों को। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त मैं आपको बता दूँ कि जो पहले जो दौर था ना, अब वो दौर नहीं है। अब बहुत-बहुत अच्छे घरों से बच्चे डांस सीखना चाहते हैं, खातूनें मेरे पास आती हैं उस मेरी डांस अकेडमी में, वो डांस के लिए नहीं आती हैं, उनका डांस से कोई ताल्लुक नहीं। वो कार्डियो करने आती हैं, वो अपना 1 घंटा जो जिम में उन्होंने यूज़ करना है, वो मेरे साथ स्पेंड करती हैं। वाह। उससे क्या होता है, डांस जो है वो नाखून से लेकर और बालों तक की एक्सरसाइज है। उसमें जब आप उठते हैं, कोई मूव करते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी में करंट आता है, ऐसे ऐसे नीचे से स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे जाता है करंट। तो उसको करने के बाद ना आपकी फैट बर्न होता है, आपकी स्किन चेंज होती है, आपको पसीना आता है, आपके ये जो फेस है वो साफ सुथरा लगना शुरू हो जाएगा, शादा लगना शुरू हो जाएगा, आपकी आंखें ब्राइट होती हैं, आपके हाथ पैरों में एक रखाव आ जाता है, मैनरिज्म आता है। डांस एक मैनरिज्म का नाम है। डांस सिर्फ नाचने का नाम नहीं है, डांस एक मैनरिज्म का नाम है। उसको उसमें आपको उठने, बैठने, बोलने, चलने के सलीका आता है। जिस तरह आपने खुद एतराफ़ किया कि आपको अगर कभी वल्गर सॉन्ग भी करने पड़े तो आपने किए बहालत मजबूरी। अब इस सिचुएशन में कभी कोई स्टूडेंट इस तरह की भी आती हैं कि जिसके बारे में आपको वो बता ना रही हो, लेकिन आपको पता है नहीं जाके मुजरा करना है, तो आप करवा देते हैं? देखिए, मुजरे में भी अब जो मैंने किया, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोई मजबूरी के तहत किया, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं उसका हिस्सा हूँ, मैंने किया, शौक से किया, जो मुझे आता था मैंने किया। बट एक वक्त आया जिसमें मुझे शर्म आना शुरू हो गई अपने आप से। नहीं यार, अब मेरे से नहीं होगा ये। मैंने जितना किया बहुत अच्छा, मैंने दिल से किया जितना भी किया। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे करने में नहीं अच्छा लग रहा, मेरी अपनी बॉडी कह रही कि प्लीज़ डोंट डू दैट, मैंने अपने आप को रोक दिया। मैंने कहा अब मैं नहीं करूँगा। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी फिल्में छोड़ी, बहुत सारी फिल्में। मेरा काम यही है, मेरा रिस्क यही है, मैं यहीं से रोटी खाता हूँ, मुझे यहीं से पैसे मिलते हैं। लेकिन छोड़ने में बड़ी हिम्मत चाहिए। आजकल बड़ा ट्रेंड है शादियों में ना, वो एक पूरी संगीत नाइट ही रखी जाती हाँ है। हाँ,
और उसमें डांस कंपटीशन है जी, ये दुल्हन वालों की टीम है और ये दूल्हे वाले की हाँ। टीम है, और मेडले बन रहे हैं और मुकाबले में डांस हो रहे हैं। हम्म। तो बता के आती हैं इस तरह फैमिलीज के जी ये हमने हाँ। तैयारी करनी है, हाँ हाँ। तो कितने दिन में वो तैयारी हो जाती है? इन जो घरेलू बच्चे बच्चियां इनकी पिक कितनी अच्छी है? मैं कहता हूँ, आप यकीन कीजिएगा, मैं हैरान होता हूँ हाँ। कि ये इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। एजुकेशन है ना, अवेयरनेस है, दुनिया को भी देख रहे हैं वो बच्चे। तो वो बच्चे इतनी जल्दी पिक करते हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कुछ तो डम बच्चे भी आते हैं बीच में, बट ज़्यादातर अच्छों की रेशो है। अच्छा। शादियों में जो बच्चियां बच्चे डांस करते हैं, लड़कियां लड़के फैमिलियां, बहुत बहुत अच्छा डांस करते हैं वो तो भाई। हैरान हो जाता हूँ मैं कि यार इतना अच्छा अंग बन रहा है। क्योंकि वो लेकिन आप यकीन जानिएगा कि जिस भी शादी पे मैं जाता हूँ ना डांस कराने के लिए, मुझे उन लड़कियों की शक्ल याद नहीं रहती। जाहिर है। मैं पता क्यों नहीं याद रहती? क्योंकि मैं उनको अपनी बेटियों की तरह देखता हूँ। एक शादी कितने दिन में तैयार हो जाती है? वो 1 महीना तकरीबन, सम टाइम, क्योंकि जो एक साइड की करनी पड़ती है हमें, बोथ साइड की नहीं करते। मैं या तो लड़की वालों की तरफ होता हूँ या लड़कों की लड़के यानी कि वालों आप की भी एक वकील है ना, एक तरफ ही तरफ। हाँ, आपने लड़ना केस। वो एक, एक क्योंकि क्योंकि मैंने इधर एक, आपने यहाँ जीतना है हाँ पप्पू सम्राट की टीम ने, या हारना है। हाँ, तो बड़ा कंपटीशन होता है, बड़ा कंपटीशन है बड़ा ये तो। मजेदार कंपटीशन होता है। हाँ। और बड़े भाई, उधर भी एक कोरियोग्राफर कर रहा है, इधर से भी एक कोरियोग्राफर कर रहा है। और जैसे हमारा फ्लो स्टूडियो ना, हाँ। कैवलरी में ये हमने बनाया है जी। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कोरियोग्राफर्स आपको इसमें डांस की प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें सालसा के हमारे कोरियोग्राफर हैं, इसमें हमारे पास भंगड़ा के कोरियोग्राफर हैं, इसमें हमारे पास बॉलीवुड के कोरियोग्राफर हैं, इसमें हमारे पास हिप हॉप के कोरियोग्राफर हैं, इसमें हमारे पास कथक के कोरियोग्राफर हैं। मैं मास्टर क्लास कराता हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनकी मैं क्लास करवाता हूँ स्पेशल। तो वो 5 to 6 एक क्लास होती है जिसका मैं करवाता हूँ। अदरवाइज सारी क्लासेस मैं नहीं करता हूँ। या कोई स्पेशल सीखना चाहे क्लासिकल, या ठुमरी कोई सीखना चाहे, या कोई गज़ल सीखना चाहे, तो फिर मैं उसको स्पेशल क्लास देता हूँ। कभी ऐसा भी हुआ कि दुल्हन जो है हाँ, वो आ गई जी कि मैंने भी सीखना है, मैंने भी गाना करना है, उधर उसका लहंगा तैयार हो रहा है और इधर गाना तैयार हो रहा है? तो ये रोज़ हो रहा है। अच्छा, रोज हो रहा है। ये रोज़ हो रहा है। अच्छा। हम खुद भी चाहते हैं, और दूल्हा भी? दूल्हा भी, हम खुद अच्छा। भी चाहते हैं, हम खुद भी करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि अपनी ज़िंदगी को, नई ज़िंदगी का आगाज़ करने लगे। इंजॉय करें भाई, अच्छा। हंसें खेलें, खुशियाँ बनाएं। वो खुशी का दिन है। एक उनका बिजनेस तो नहीं है कि वो डांस करते हैं। वो पता नहीं कौन सी फील्ड में काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं बिजनेस अपना। वो एक छोटी सी मूवमेंट होती है, उसमें सारी फैमिली इकट्ठी होती है, यार दोस्त, अपने जानने वाले, अपने घर वाले, मैके वाले, ससुराल वाले, सब मिले होते हैं ऐसे बेस। दूसरे दिन तो वो एक हो जाते हैं, लेकिन मेहंदी वाले दिन जो होते हैं ना, मुकाबला ओए होए 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 होए, इंडिया पाकिस्तान ओफ 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 ओफ, क्रिकेट मैच। बड़ा खतरनाक मैच होता है। इधर से वो ऐसे देख रहे होते हैं हाँ। कि वो क्या कर रहे हैं, इधर से हमारे लड़की लड़के देख रहे होते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो ये कंपटीशन 1.5-2 घंटे के बाद ये कंपटीशन खत्म हो जाता है। कभी कोई बुजुर्ग भी आ गए बड़े सानू में कराओ बड़े मसलन थोड़ा सा? सरकार, मैं बताऊं अच्छा। कि अक्सर शादी में क्या होता है कि 2 आंटियां जो है ना, वो सारी शादी की रिहर्सल देखती हैं। मैं उनको कहता हूँ आप आइए ना। हाँ हाँ, हम भी करेंगे, आप करें करें पप्पू भाई, आप की कराइए, हम कर लेंगे। ठीक है जी। तो जी अचानक पता लगता है कि आंटी ने कहा कि जी मुझे मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा करा दो। और आप बिलीव कीजिएगा कि वो इतना अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग। इतना मैं इंजॉय करता हूँ उनको, क्योंकि उनके रिश्ते होते हैं सबके। वो अपने रिश्तों के लिए अपनी खूबसूरतियाँ बयान कर रहे होते हैं। यार मैं अपने पोते की शादी में, या अपने नवासे की शादी में, नवासी की शादी में, या अपनी बेटी की सहेली की शादी में डांस करूँ, तो वो जो वक्त है ना, बड़ा हसीन वक्त होता है। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ उसको। एक शादी जो है वो कितने में तैयार हो जाती है? एक शादी जो एक मंथ बताया आपने, हाँ हाँ। उसके चार्जेस क्या हैं? यहाँ पे देखें ना, हम ड्रेस शेरवानी का रेट डिस्कस करते हैं, लहंगे का डिस्कस करते हैं, तो ये तो एक आइटम है शादी की, अच्छा, अब बड़ी ये इंपॉर्टेंट। और आप सुना है कि सबसे महंगे कोरियोग्राफर हैं पाकिस्तान के, तो शादी कितने में तैयार होती है? एक बताता हूँ। ये जरा बताइए। शादी देखिए डिपेंड करता है कि वो कितने डांसेस करवाते हैं। कुछ लोग होते हैं, वो एक मेडले जो होता है उसमें 4 से 5 गाने होते हैं, मतलब फर्स्ट स्टैंजाज होते हैं उनके, अस्ताइयाँ जिसको हम कहते हैं। तो वो 5 मिनट की ड्यूरेशन बन जाती है एक मेडले की, मैक्सिमम 6 मिनट्स। तो कई लोग होते हैं
10-10 मेडले, 20-20 मेडले, हम्म, वो थकते ही नहीं हैं। और वो मेरे ख्याल से सबसे गलत वो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा डांस हो। लोग एक ही चीज़ देख के ना और बोर हो जाते हैं। थोड़ा सा हो लेकिन बहुत आला होना चाहिए। ये बहुत अच्छा नहीं है कि बजाय ऐसे मौके पे जो है ना आपको डांसर्स बुला के और टिपिकल डांसर्स बुला के ओवर पुलिस के छापे का भी वो भी डरे। खदशा, तो ये एक बच्चे आपस में ही आपसे क्लासें लेके हफ्ते 10 दिन महीने की और वो आपस में इंजॉय कर लेते हैं और एक बहुत अच्छा करते हैं वो। हाँ और उन उन एक तो खूबसूरत शक्लें, सारे के सारे प्यारी शक्लें, और प्रोफेशनल डांसर लगते हैं वो सारे। ऐसे लगेगा प्रोफेशनल डांसर आ गए हैं। अभी किसी खातून ने कहा कि पप्पू का फलां जरा थोड़ा सा गाना करके दिखा दें। रोज ही करके दिखाता हूँ। किसी ने क्या कहना, मैं रोज एकेडमी में कर रहा होता हूँ। नहीं, एकेडमी की बात नहीं हो हाँ, रही, ये जो बात मैं कर रहा हूँ। ऐसे होता नहीं है मुझसे। मैं असल में क्योंकि कोरियोग्राफर ना, सुनता हूँ, उसको कंपोज करता हूँ, वर्बली मेरे से नहीं होता कुछ। मिसिस पप्पू सम्राट डांस को पसंद करती हैं या बस कहती हैं कि प्रोफेशन है, बंदे का कारोबार है, करन दे? कोई चक्कर ही नहीं है, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है। कभी फरमाइश नहीं आई कोई? ना 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 ना, जिंदगी में नहीं। आपकी शादी पर रक्स हुआ था? बहुत किसने किया? अच्छा मजे की बात है, जिन्होंने मेरे जो खानदान के लड़कों ने जिन्होंने याद करना था ना कि भाई ये हमने ये पप्पू की शादी है तो हम मैं ये करूँगा, मैं वो क्लासिकल करूँगा, मैं कथक करूँगा और मैं ये कर दूंगा, उनकी बारी ही नहीं आई। अच्छा, वो अल्लाह का रहमत है, वो मेरे दोस्त हैं, नवाज साहब, आमिर साहब, रियाज साहब और सफ़ीर साहब, और 4-5 और मेरे बड़े अच्छे दोस्त। उन्होंने स्टेज तोड़ दिया। ऊपर चढ़े हैं, नाच नाच के उन्होंने स्टेज तोड़ दिया। तो सुबह की आपने लिखा है, आपको याद है, आपको आपको क्या मैं बता रहा हूँ, आपने तो लिखा था कि सम्राटों ने स्टेज तोड़ दिया। हाँ। उस सम्राटों ने कब तोड़ा था? वो तो अताइयों ने तोड़ा था। सम्राटों को तो चढ़ने ही नहीं दिया किसी ने, तो टाइम ही नहीं मिला किसी को। ये बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेहरबानी मोहब्बत थी कि लोग इतना वक्त मुझे दिया उन्होंने। थैंक यू पप्पू साहब। दिल तो नहीं चाह रहा शो ख़त्म करने का, और आज यकीनन जो गुफ्तगू हमने की है इससे पहले कभी नहीं हुई होगी, मैंने नहीं की, यकीनन। मैंने नहीं की। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोफेसर ऑफ डांस, हजारों गानों के कोरियोग्राफर, पाकिस्तान नहीं दुनियाएं रक्स का बेताज बादशाह पप्पू सम्राट हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की कि उनके प्रोफेशन से हट के आज उनकी जो निजी ज़िंदगी है, उनका जो बचपन है, लड़कपन है, और वो जो सफ़र था उनका, वो आज आपके सामने हमने पेश करने की कोशिश की। पप्पू सम्राट और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।